स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि पार्टी सिस्टम क्या है, वो कैसे काम करता है, लेकिन उसमें पार्टी सिस्टम्स के टाइप्स भी होते हैं, है ना। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम। अभी ये क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो सो वन पार्टी सिस्टम, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रूल। वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी होता है जिसको अलाउ होता है कि वो जो पूरी कंट्री है उसको रूल करेगा। उसके अलावा कोई अदर पार्टीज उसके अगेंस्ट में नहीं होती है। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, उसके अगेंस्ट में कोई पार्टी है ही नहीं। और अगर वो आती है तो वो उनको मतलब लाइक उनके खिलाफ कुछ तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो पार्टी उनके अगेंस्ट में खड़ी हो ही नहीं पाती है ना। तो इसी के साथ पहला एग्जांपल है चाइना। आपको ये याद रखना है कि चाइना जो है वो वन पार्टी सिस्टम पे चलती है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका डिसएडवांटेज है नॉट कंसिडर फुली डेमोक्रेटिक। मतलब अब वहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है, मतलब उसके पास सारी पावर है, ठीक है। तो उसके पास जब सारी पावर है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है, बिकॉज वो एक पार्टी है, उसको लगता है मेरे अलावा कोई है ही नहीं, जो मैं करूँगा वही राइट है, वही रॉन्ग है, मेरे अगेंस्ट में कोई बोलने वाला है ही, है ना। तो वहाँ के जो सिटीजन्स है उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होती। अगर वो उनके अगेंस्ट में कुछ बोलने का ट्राई भी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो वो पार्टी है वो करती है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको उनकी डिमांड्स फुलफिल ही नहीं की जा रही है। सेकेंड है टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सो टू मेजर पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, जिसमें दो पार्टीज होती है जो पावर के लिए कम्पीट करती है, ठीक है। वहां पे सिर्फ दो ही पार्टी है जो अगेंस्ट में लड़ रही है, मतलब उसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। एग्जाम्पल में देखेंगे यूनाइटेड स्टेट हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये दो स्टेट्स हैं, ठीक है। एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एक यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो ये दो लोग हैं जो आपस में ही कम्पीट कर रहे हैं, मतलब इनके अलावा कोई है ही नहीं वहां पे दूसरा कोई पार्टी जो आपस में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक। थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में ये होता है मोर देन टू पार्टीज कम्पीट फॉर पावर, ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा पार्टीज जो हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं। किस चीज के लिए? पावर के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे इंडिया वो एक ऐसी कंट्री है जिसमें एक से ज्यादा पार्टीज हैं, ठीक है, जो कोलेशन के साथ भी है, बिना कोलेशन के भी है, लेकिन पार्टीज हैं एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है। तो वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में आता है, ठीक है। तो इंडिया हमारा, मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम चल रहा है तो उसका एडवांटेजेस क्या है? उसका ये एडवांटेज है हमारे पास कि हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं डाइवर्स इंटरेस्ट को, कि अलग अलग पार्टीज है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। एक पार्टीज हमारे लिए एजुकेशन के बारे में सोचती है, दूसरी पार्टी रिलीजियस बेस्ड है, थर्ड पार्टीज डिफेंस के ऊपर बात करती है कि वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमें अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी पता लग रही है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे लिए बेस्ट है हम उसको चूज करेंगे। हमारे पास मल्टीपल चॉइस है कि हमारे लिए कौन बेटर है, हम उसको वोट देंगे, है ना, ताकि वो हमें उस ग्रोथ तक लेके जाए जिसकी हम डिमांड करते हैं, है ना। तो ये फायदा हो रहा है हमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम से, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अलायंस एंड कोलिशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलायंस क्या होता है, जिसमें एक पार्टी किसी भी ऐसी पार्टी के साथ जिसके पास नंबर्स ऑफ वोट है उनके साथ कोलैब करके वो एक पार्टी क्रिएट करती है और वो रिफॉर्म होती है, और अगर वो पार्टी जीत जाती है तो वही पार्टी उस कंट्री पे रूल करती है, ठीक है। अब एग्जांपल में जैसे कि देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया सेवरल पार्टी जॉइन टुगेदर, जस्ट वेट, सेवरल पार्टी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारी पार्टीज होती हैं, वो आपस में कोलैब करके वो क्या करती हैं, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। एग्जांपल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो गई, ठीक है, और एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस होगी। तो ये दो एक अलायंस है जो आपस में कोलैब करके, ठीक है। उसी के साथ हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में आता है नेशनल स्टेट पार्टीज, ठीक है। जैसे कि अलायंस में दो पार्टीज है, एक तो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टीज और एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है? फर्स्ट है नेशनल पार्टीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है पार्टीज वर्किंग अक्रॉस मेनी स्टेट। इसमें क्या होता है, जो पार्टीज है वो काफी सारे स्टेट्स में काम करती है, ठीक है। और एग्जांपल के लिए जैसे कि बीजेपी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई। अब ये तीनों पार्टी हर स्टेट में काम करती है ना, अलग अलग स्टेट में, मतलब इंडिया में कितने सारे स्टेट्स है ना।
तो ये पार्टी हर स्टेट में जाके काम कर रही है ना, अलायंस बना रही है ना। तो ये नेशनल और स्टेट पार्टीज के बीच में, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, वो अलग अलग स्टेट में जाके काम करती है, ठीक है। और उसी के साथ सेकंड वन क्या है, स्टेट पार्टीज, ठीक है। स्टेट पार्टीज में एग्जांपल देख लो, अगर क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है समाजवादी पार्टी। सेकंड है राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो जो स्टेट में जो पार्टीज है उसमें कौन कौन से पार्टी है, एक तो समाजवादी पार्टी है, सेकंड है राष्ट्रीय जनता पार्टी। तो ये दो पार्टीज है जिनको आपको याद रखना है, और जब आप अपना एग्जाम में लिखोगे तो आपको ये दोनों के नाम मेंशन करने हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली। इसी के साथ नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी एक पार्टीज है, ठीक है, हमने ये जान लिया कि पार्टीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और पार्टीज के काम क्या क्या होते हैं। लेकिन जब एक पार्टी फॉर्म होती है तो उसमें काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस चैलेंजेस के बारे में हम जानेंगे कि उस एक पार्टी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करती है वो पार्टी, ठीक है, या उसे कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। अगर उसको एक लीडर को अपनी पार्टी चलानी है तो उनके बीच में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट होंगे, है ना। तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करके वो अपनी एक पार्टी को अच्छे तरीके से रन करे, क्योंकि उसको पूरी कंट्री को चलाना है ना। अब उसकी खुद की पार्टी में इतने कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो वो कैसे अपनी टीम के साथ क्या बोलते हैं, हम लोगों पे रूल करेगा, या हम लोग की गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है उसको चलाएगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि वो अपनी पार्टी, जो उसकी पार्टी में जो लोग हैं उसको एक साथ लेके चले एज अ टीम, है ना, यूनिटी बनाए रखे। तो यूनिटी कैसे बनेगी, और उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसके बारे में देखते हैं। तो उनमें उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, एक पार्टी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब एक पार्टी है, ठीक है, उसके अंदर भी मतलब बहुत ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहता है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है, जैसे कि पावर रिमेन्स अमंग टॉप लीडर्स, ठीक है। जैसे कि अब क्या है, एक पार्टीज है ना, सबको लेवल्स दे दिया, सबके अपने अपने लेवल्स है कि आप इस डिपार्टमेंट को देख रहे हो, आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को देखेंगे, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखेंगे, आप हेल्थ डिपार्टमेंट को देखेंगे। तो उनके बीच लोकल पार्टीज भी है, उन्होंने अपने अंडर लोकल पार्टीज को भी रखा हुआ है जो प्रमोशंस का देख रही है, ठीक है। तो अभी उनमें क्या है कि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि इसको तो ज्यादा पावर मिल गई, ये पावर मैं डिजर्व करता था, है ना। तो ये चीज को लेके भी थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी आ जाता है कि नहीं, मुझे ये पावर चाहिए थी, बट आपने मुझे ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में ना डाल के आपने मुझे किसी और डिपार्टमेंट में डाले जो मुझे सूट नहीं करता, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके बीच में, तो उसको रिजॉल्व करती है पार्टी। अब वो देखती है कि इस पर्सन की क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी नॉलेज है उस चीज को लेके, तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया जो इंटरनल वो डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। या सम लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके उस पार्टी में उनकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुने जाते, क्योंकि उनको सिर्फ चाहिए था कि हमें नंबर ऑफ वोट मिल जाए। उनको सिर्फ इसलिए रखा गया था कि भाई आप वो पर्सन हो जिसकी वजह से हमारी पार्टी में नंबर्स ऑफ वोट्स बढ़ रहे हैं, आपका और कोई काम है नहीं, है ना। तो सिर्फ उसे इसलिए भी रखा गया है, पर वो इस चीज के चक्कर में नहीं आया ना कि मैं सिर्फ आपको आपका एक नंबर ऑफ वोट बन के रह जाऊँ, नहीं, मुझे भी, मैं आया हूँ इस पार्टी में तो मुझे वो काम करना है जिसका मैं हकदार हूँ, है ना। जिस चीज के लिए मैं आई हूँ या मैं आया हूँ तो मुझे वो काम करना है ना। तो सेम चीज इसमें भी यही रहता है। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे जिसमें हम देखेंगे सेकंड चैलेंजेस क्या है। सेकंड चैलेंज है लीडरशिप पार्टीज वन फैमिली, एग्जाम्पल में फैमिली मेंबर ऑफ्टन गेट टॉप पोजीशन। अभी क्या होता है कि एक पर्सन है जो लीडरशिप पे है, जो लीड कर रहा है, तो उसका कहना है कि अगर मैं लीड कर रहा हूँ तो मेरी ही, अब वो क्या करेगा, वो अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करेगा कि नहीं, अगर मेरे बाद कोई और होगा तो वो मेरी ही फैमिली का पर्सन होगा जो लीड करे। मतलब वहां पे क्या होता है कि उसमें किसी और को वो मौका ही नहीं मिलता काम करने का, बिकॉज उनके फैमिली मेंबर्स को ही वो मौका देते हैं। तो यहाँ से भी उनको कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो एक पार्टी को ये भी देखना चाहिए कि क्वालिफिकेशन के बेस पे आप चीज़ों को डिमांड, मतलब चीज़ों को सेग्रीगेट करें, ना कि आप अपने फैमिली में जो है उनको ऐड करके। इससे क्या होता है, आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, है ना, आप सिर्फ पावर चाहते हो और उस पावर का यूज आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, ना कि आप पूरे सिटीजन्स के लिए, है ना। तो दिस इज सो रॉन्ग। तो ये भी एक चैलेंजेस है, आपको याद रखना है। द थर्ड वन इज मनी एंड मसल पावर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि रिच कैंडिडेट एंड क्रिमिनल्स इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं और जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टीज पे। एग्जाम्पल के लिए पार्टी समटाइम्स प्रेफर वेल्दी कैंडिडेट्स,
है ना। पार्टी क्या करती है, वो उस कैंडिडेट को खड़ा करती है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो, ठीक है, वही पार्टी को रन कर सकता है। बिकॉज हाँ, एक पार्टी को रन करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर उसके पास पैसे ही नहीं होगा तो उसके अंडर में जो इतने सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए हैं उनको पैसे कौन देगा। एक ऐसा कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो और वो इन्फ्लुएंस कर सके। अब उसमें क्रिमिनल्स भी आते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो क्रिमिनल्स को भी हायर करते हैं कि ये क्रिमिनल्स है, ये मतलब अगर अपने उसके बेस पे दम पे भी अगर ये डरा के धमका के भी वोट ले सके तो उसका तो फायदा हो जाएगा पार्टी का, ठीक है। कुछ पार्टीज अगर देखेंगे हम, एक पार्टीज को बनाने के लिए कुछ प्लस पॉइंट है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, है ना। तो हर सिचुएशन में कॉन्स एंड प्रॉन्स देखने को मिलेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पार्टीज को बनाने के लिए कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं, जिसमें से ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो पार्टीज क्या करती है, वो क्रिमिनल्स को भी हायर करती है, ठीक है, ताकि वो वोट पा सके और वो जीत सके, ठीक है। और वो लोग प्रेफर करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अमीर है उसी को कैंडिडेट को आगे लाया जाए ताकि वो बाकी लोगों का की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। ये की पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आपको चैलेंज 3 में ऐसे ही याद रखना है कि उसी कैंडिडेट को ये लोग खड़ा करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। मतलब इसके इस रीजन की वजह से जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा है कि वो मतलब उसके पास नॉलेज है, वो किस तरीके से एक कंट्री को रन कर सकता है और वो ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, वो कैंडिडेट आगे नहीं आ पा रहा है। बिकॉज क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ना। तो दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको एक अगर पॉलिटिक्स में अगर आपको आगे आना है और आप चाहते हो कि आपकी जो पार्टी है वो जीते, तो आप उन कैंडिडेट को आगे लेके आओ जो जेन्युइनली इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि वो कैसे एक कंट्री को आगे लेके आ सकते हैं टॉप पे और कैसे ग्रोथ करा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। अब होता क्या है, एक पार्टीज है, ठीक है, एक पार्टीज है जिसकी अपनी पॉलिसीज है, ठीक है, दूसरी पार्टीज है वो भी सेम पॉलिसीज लेके आ रहा है। मतलब अब होता क्या है, जब पार्टी करती है तो सबके पास तो सेम मुद्दे हैं, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ऑलमोस्ट सबके अपने अपने सेम ही सेक्टर्स है ना। सेम ही मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो सारे जो लोग वोट मांगते हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर मांगते हैं, क्योंकि जेन्युइनली डिमांड तो इन्हीं सबकी है ना, है ना। इसके अलावा और किस चीज की डिमांड, एक जो गरीब आदमी है वो क्या करता है कि उसे अच्छी एजुकेशन मिले, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, है ना। तो जो नॉर्मल पीपल है वो तो इन्हीं सबकी डिमांड करता है। और इसके अलावा और चाहिए क्या, है ना। एक इंसान यही चाहता है कि उसे अच्छा खाने को मिल जाए, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, अच्छा एक ऐसी उसके पास नौकरी हो जो मतलब कभी भी ना जाए कि आज आप आ रहे हो काम पे, कल से आपको बोल जाए कि छुट्टी है, नहीं, ये नहीं चाहिए। सब यही चाहते हैं कि एक परमानेंट जॉब हो हमारे पास ताकि हम अपनी लाइफ को ईजिली कर सके, है ना, ईजिली रन कर सके। बट ऐसा होता नहीं है। तो सबके पास सेम पॉलिसीज है, एजुकेशन सेक्टर हो गया या फिर वेल्थ सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया या डिफेंस सेक्टर हो गया, सबकी सेम पॉलिसीज है। अब सबके सेम पॉलिसीज है तो वो एक की पॉइंट ढूंढना कि हमारे पास ऐसा क्या अलग है जो दूसरी पॉलिटिक पार्टी के पास नहीं है, ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो कैसे आप हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो एक पॉइंट ढूंढना मतलब बहुत चैलेंजिंग पार्ट रहता है हर पार्टी के पास, कि हम ऐसा क्या पॉलिसी लेके आए हैं जो लोगों को लगे कि नहीं ये पार्टी डिफरेंट है इस पार्टी से, दैट्स वाई हम इसे वोट देंगे और ये हमारे लिए काम करेगी। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। उसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है, कुछ नहीं हो, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अभी आप इससे क्या समझते हैं, इससे ये हम ये समझते हैं, मैं आपको बताऊंगी। मतलब जब पार्टी को रिफॉर्म्स करते हैं तो वो उसके जो 3 पॉइंट्स हैं हम इसको देखते हैं, ठीक है। पहला है एंटी स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये है रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो कैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज को जब हम रिफॉर्म करते हैं तो उसमें ये 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्यों ये पॉइंट लेके आया गया है, इसका मेन रीजन है फर्स्ट कि जो एक पॉलिटिकल पार्टीज है वो मोर डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंसी दिखे उस पार्टी में, ठीक है। ये की पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि रिफॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के ये 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू वो रिफॉर्म्स करते हैं। तो वो किस लिए लेके आ रहे हैं, ताकि वो पार्टी मोर डेमोक्रेटिक और उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ताकि जो सिटीजन है उन्हें पता रहे कि
कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी जो है उसमें वो पार्टीज कैसी है, कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उनके क्या क्या काम है। ठीक है, तो पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम ये होता है कि मान लो एक पार्टी जो जीत गई, उसमें जो जिस कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया था अपने टीम में एज अ लीडर, अब वो पार्टी जीत जाता है और वो जीतने के बाद बोलता है कि भाई अब मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो वो अपनी सीट वहां से लॉस कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो पार्टी कभी जीतेगी ही नहीं, या एक पार्टी कभी रन कैसे करेगी? क्या आपने इस पार्टी के साथ अभी सपोर्ट में थे, इस पार्टी से आप जीत गए तो आप कहते हैं कि मैं जीत गया हूं तो मैं इस पार्टी के साथ जाके ज्वाइन हो जाऊंगा। तो ये चीज ना हो इसलिए उन्होंने ये लॉ बनाया। ठीक है, इस लॉ के जरिए अगर एक कैंडिडेट जो पार्टी जीत जाता है तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, इससे वो अपनी सीट को खो देगा। द सेकेंड वन इज कैंडिडेट एफिडेविट। ठीक है, कैंडिडेट एफिडेविट से आप क्या समझते हैं? कैंडिडेट एफिडेविट से ये है कि इसमें जो कैंडिडेट है उसको अपनी सारी डिटेल्स उस पॉलिटिकल पार्टीज को देनी होगी, ताकि लोगों को पता रहे कि ये जो कैंडिडेट है जो इस पार्टी के साथ या इस पार्टी के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है और लड़ रहा है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एजुकेशन है। ठीक है, उसका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है। ये सारी चीजें जानने के लिए कैंडिडेट को एक एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है। द थर्ड वन इज इनर पार्टी इलेक्शन। ठीक है, इनर पार्टी इलेक्शन से आप क्या समझते हैं? इनर पार्टी इलेक्शन से ये होता है कि जब एक पार्टी रिफॉर्म होती है तो उस पार्टी के अंदर भी एक सेमी इलेक्शन होना चाहिए, ताकि उन पार्टी में भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपना मनपसंद कैंडिडेट चूज करने का मौका मिले। मतलब एक तरीके से ये जानना कि पार्टी में किसको लोग सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, किसने सबसे ज्यादा काम किया, मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एक पार्टी आपने बना ली है और उसमें आप पावर सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स को ही आप आगे दे रहे हैं, ऐसा ना हो। इस चक्कर में इसके लिए उन्होंने ये तीन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ इसका नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ सिटीजन। अब एक पार्टी फॉर्म हो गई, ठीक है, पार्टी जीत गई, लेकिन ये पार्टी जो बनी है इसमें हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि हम इसमें ये देखें कि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स कैन रिफॉर्म पॉलिटिकल थ्रू पार्टिसिपेशन। ठीक है, सिटीजन्स क्या कर सकती है? सिटीजन्स ये कर सकती है कि जब एक पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है किसी अपोनेंट के साथ, तो हम सिटीजन्स को क्या करना है? हमारा ये काम है कि हम भी इस पॉलिटिक्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करें। कैसे कर सकते हैं आप? और में पार्टिसिपेट वोट देके, है ना। अगर आप वोट नहीं देते हैं तो कोई गलत कैंडिडेट आके पार्टी को उस पॉलिटिकल पार्टी से जीत जाएगा और उसके जीतने की वजह से जो हमारी डिमांड्स है वो फुलफिल नहीं होगी, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो गलत हो रहा है वो सही हो, तो उसके लिए आपको एक राइट पर्सन को अपना वोट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप और मैं कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को जो सही कैंडिडेट है उसको वोट देके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।